पहली हेडिंग रहेगी हमारी प्रकाश। हम पहले प्रकाश की डिफिनीशन को समझेंगे। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है भैया, सबको पता है ये बात कि बिना लाइट के किसी वस्तु को देखना असंभव है। वही जब लाइट से प्रकाश किरणें चलती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो उससे परावर्तित होकर के तरंगे यानी प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है और उसका इमेज, उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है और हम पहचान लेते हैं कि हम कौन सी वस्तु देख रहे हैं या किस व्यक्ति को देख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देता हूं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जिस कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। आप सभी लोगों को पता भी है कि दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं और प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रकाश उत्पन्न करती हैं क्या कहलाएंगी? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, यानी जिनके अंदर स्वयं का प्रकाश हो, मतलब वो किसी दूसरे के प्रकाश से दिखे ना, जिनके अंदर स्वयं उनका खुद का प्रकाश हो, ऐसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? आप बल्ब लिख सकते हो। बल्ब आपका विद्युत बल्ब, यानी कि इसके अंदर जो है अपने स्वतः प्रकाश होता है। आप मोमबत्ती लिख सकते हो। मोमबत्ती, सूर्य आदि। उदाहरण में बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य आदि ये ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वतः प्रकाश पैदा करती हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही ना बात? सिंपली ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप जस्ट इसी का उल्टा, अगर जो आपको प्रदीप्त वस्तुएं समझ में आ गया तो भैया अदीप्त वस्तुएं भी समझ में आ जाएगा। जस्ट इसी का उल्टा कर देना है हमको। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वतः का प्रकाश यानी स्वतः प्रकाश नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाशित नहीं होती हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाशित नहीं होती हैं, स्वतः प्रकाशित नहीं होती हैं, अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं। देखिए कितना सिंपल है।
अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाशित नहीं होती, अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर, यहां पर के लिख लीजिएगा भैया, के आपतित होने पर दिखाई देती है। क्लियर हुआ? उदाहरण की बात करें तो सिंपली बहुत ही सरल है। आपको जैसे मेज हो गया, पुस्तक हो गया, पेन लिख लीजिए, चंद्रमा आदि, ये सब चीजें ऐसी हैं जो स्वतः नहीं प्रकाशित होती। चंद्रमा है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है ना? अगर जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त है, क्योंकि ये प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। अदीप्त वस्तुएं भी समझ में आ गया होगा, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाशित नहीं होती अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं। उदाहरण मेज, पुस्तक, पेन, चंद्रमा आदि। अब हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा प्रकाश के गुण। पहला पॉइंट है आपका, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। हम वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश को नहीं। ठीक, ये पहला पॉइंट है। दूसरा आप लिख सकते हो, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश चमकदार तल पर परावर्तित हो जाता है। क्या हो जाता भैया? परावर्तित हो जाता है। चौथा पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब यह है इसका कि 1 सेकंड के अंदर, यानी 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है। 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय कर लेता है 1 सेकंड में। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पांचवा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक, छठा पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, अपारदर्शी में नहीं। अपारदर्शी में नहीं। ठीक, यानी एक बार फिर से हम समझा देते हैं आप लोगों को। प्रकाश के गुण, ये हमारी थी हेडिंग। ठीक, ये हमारी हेडिंग थी प्रकाश के गुण। पहला पॉइंट, प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु प्रकाश नहीं देखा जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश से हम वस्तु देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, ये क्लियर रखिएगा। दूसरा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है या चलता है। तीसरा है, प्रकाश चमकदार तल पर परावर्तित हो जाता है। ठीक है, आप देखिए, जो सूर्य के प्रकाश, जिधर सूर्य हो उधर अगर जो आप मिरर को करते हैं और किसी के फेस पे डाले, यानी कि आंखों पर डाले, तो वो चकाचौंध हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्यों? क्योंकि प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होकर के आपकी आंखों पर पड़ रहा है। ठीक है,
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है किंतु अपारदर्शी माध्यम में नहीं। अब हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे। अगली हेडिंग क्या है हमारी? है प्रकाशिक माध्यम किससे कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम से क्या तात्पर्य है, इस चीज को हमको समझना है। प्रकाशिक माध्यम, ये हो गई हमारी हेडिंग। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण जिन माध्यमों से होकर गुजर सकती है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं यानी प्रकाश की किरण जिन माध्यमों से होकर गुजर सके उसे हम कैसा माध्यम कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम उसे हम कहेंगे। जैसे यानी उदाहरण में जैसे वायु, कांच, तामा जल आदि। देखो यहां पर बस ध्यान देने वाली बात यह है, कांच आपका घिसा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ आपकी पॉलिश भी नहीं होनी चाहिए। नहीं किसी भी तरह आप पॉलिश करके फिर कहो कि नहीं, कांच की मैंने बात किया, यहां पर मिरर की बात नहीं किया मैंने। कांच आपका दोनों तरफ बिना पॉलिश का होना चाहिए। जल आपका गंदा नहीं होना चाहिए, यानी गंदा जल अगर इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर प्रकाशिक माध्यम नहीं बनेगा, वहां उसमें यानी उस जल में प्रकाश की किरण गुजर नहीं पाएगी। तो आपका जल भी आपका कैसा होना चाहिए? साफ। अगली हेडिंग है हमारी प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। तीन माध्यम होते हैं प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। 3 प्रकार का होता है क्या? माध्यम, यानी प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला है पारदर्शक माध्यम, ये पहला है हमारा। दूसरा हो जाएगा आपका अपारदर्शक माध्यम। और आपका तीसरा हो जाएगा, तीसरा है पारभाषक माध्यम। पहला पारदर्शक माध्यम, दूसरा अपारदर्शक माध्यम, तीसरा पारभाषक माध्यम। अब इस तीनों को हम समझ लेते हैं, इन तीनों को समझते हैं कि ये क्या है। डेफिनेशन बहुत ही नॉर्मल है, कोई कठिन नहीं है। देखिए पारदर्शक माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरण, अधिकांश प्रकाश की किरण बाहर निकल जाए। यहां पर ऐसे लिख लीजिए, अधिकांश भाग। क्या लिख लेंगे? अधिकांश भाग आप डाल देंगे तो ना आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या है, पारदर्शक माध्यम में अधिकांश भाग क्या होता है? आर पार निकल जाता है। क्या हो जाता है? आर पार निकल जाता है। ठीक है, निकल जाता है। किसका भैया अधिकांश भाग? प्रकाश का। माध्यम कौन सा रहेगा इसमें? तो उदाहरण है आपका, देखिए अगर जो आप वायु में प्रकाश को गुजारते हैं तो पूरा यानी कि संपूर्ण प्रकाश या अधिकांश भाग प्रकाश का क्या हो जाएगा? आर पार गुजर जाएगा। जैसे देखते हो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो चीरती हुई माध्यम को यानी वायु में आराम से वो जो है पृथ्वी तक आ जाती है। साफ यानी स्वच्छ जल, यहां पर क्या करेंगे? स्वच्छ जल हो जाएगा, है ना। कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच। कामा लगा करके लिख लीजिए, कांच। और वो भी कांच आपका कैसा होना चाहिए? दोनों तरफ सादा, ये ना कि पॉलिश कर रखे हो आप। ठीक है, ये देखिए। अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? प्रकाश का कुछ भी अंश है, थोड़ा सा भी अंश क्या हो जाता है? आर पार नहीं निकल पाता है।
यानी इसमें क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता भैया, आर पार नहीं निकल पाता है, निकल पाता है। एग्जाम्पल, उदाहरण आप लिख लीजिए। उदाहरण, लकड़ी, लकड़ी में प्रकाश गुजर सकता है? नहीं। लोहा, प्रकाश नहीं गुजर सकता। मेज, तो देखो अपारदर्शक माध्यम हुआ होता है जिसमें प्रकाश का कुछ भी भाग यानी थोड़ा सा भी भाग बाहर ना निकल पाए, यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं कर पाता है, तो ऐसे माध्यम को हम आप क्या कहेंगे, अपारदर्शक माध्यम कहेंगे। यानी वह माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है कैसा माध्यम कहलाएगा, अपारदर्शक माध्यम कहलाएगा। उदाहरण जैसे लकड़ी, लोहा, मेज, कुर्सी, है ना, इस तरह की वस्तुएं जो है प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देती हैं। अब आता है पारभाषक, यहां पर लिखेंगे आंशिक भाग। कौन सा भाग, आंशिक भाग, बाहर मतलब जो है आंशिक भाग आर पार निकल सकता है या निकल जाता है। उदाहरण में क्या लिखेंगे भाई, दूषित जल, गुड, क्या हो जाएगा, दूषित जल। तेलीय कागज, ठीक है, तेलीय कागज, तेलीय कागज में भी भैया आपका प्रकाश आंशिक प्रकाश ही गुजर पाएगा। यदि आपने कागज पर तेल लगा दिया यानी उसको तेल में डुबो दिया या लगा दिया उस पे, तो प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार कागज में से होकर के गुजर पाएगा, बाकी शेष जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप लिख सकते हो घिसा हुआ कांच। कौन सा कांच, घिसा हुआ कांच। तो आप लोगों को प्रकाशिक माध्यम के प्रकार भी समझ में आ गए होंगे। पारदर्शक माध्यम पहला, दूसरा अपारदर्शक माध्यम, तीसरा पारभाषक माध्यम। पहले वाले में प्रकाश का अधिकांश यानी अधिक से अधिक प्रकाश का भाग आर पार निकल जाता है, जैसे वायु, स्वच्छ जल और कांच, ठीक है। लेकिन वही अपारदर्शक माध्यम में प्रकाश का कुछ यानी थोड़ा सा भी भाग, प्रकाश का थोड़ा सा भी भाग बाहर नहीं निकल पाता है, यानी एक माध्यम से वह दूसरे माध्यम में प्रवेश ही नहीं कर पाता है। ऐसे माध्यम को हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। लकड़ी, लोहा, मेज, ये इस प्रकार की वस्तुओं में प्रकाश नहीं गुजर सकता है। दूसरा है पारभाषक माध्यम, करा आंशिक भाग, यानी आंशिक मतलब थोड़ा सा, कुछ भाग आर पार निकल जाता है। ऐसे माध्यम को हम पारभाषक माध्यम कहेंगे। उदाहरण दूषित जल, तेलीय कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब अगली हमारी हेडिंग रहेगी प्रकाश किरण। क्या रहेगी, प्रकाश की किरण। पूछा जाता है कि किरण किसे कहते हैं, बच्चा कंफ्यूज, किरण क्या होता है भाई। अगर जो आपको परावर्तन और अपवर्तन समझना है तो ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये तुमको समझना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चों से कि आओ रेगुलर। आप ये मत देखो कि पड़ोस वाला बच्चा नहीं जा रहा है, घर पे बैठा है। आपको सीखना है, आपको कुछ करना है। रेगुलर विद्यालय और रोज क्लासेस चलेगी। साइंस, मैथ और इंग्लिश ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चा बहुत वीक निकल जाता है, उसको उसमें बहुत कठिनाई होती है। तो हम समझते हैं टाइम के अकॉर्डिंग आप काम करिए, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिए, ठीक है, फिर देखो क्या होता है ना। अब हम इसको मिटालते हैं। अगली हेडिंग हमारी रहेगी यहां पर प्रकाश किरण। क्या होती है, इससे क्या तात्पर्य है, पहले हम समझाते हैं फिर लिखते हैं। हमारी डिफिनेशन बनेगी, जब प्रकाश किसी पारदर्शी, देखो शब्दों को समझना भैया बहुत जरूरी होता है। अब देखो जैसे मान लिया मैं आपको भी समझाता ना कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है, तो पारदर्शी शब्द आ गया था, यहां पर आ गया था कि नहीं आ गया था, आप डिफिनीशन में कंफ्यूज रहते, इसीलिए तो बारीकी से समझना जरूरी रहता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, रेखा में
गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तथा प्रकाश किरणों के पुंज को प्रकाश पुंज कहते हैं। डेफिनेशन एक बार समझा देता हूं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के पुंज को प्रकाश पुंज कहते हैं। पुंज समझते क्या होता है? कौन कौन समझता है इसमें पुंज? प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए साफ साफ लिखा है हेडिंग में प्रकाश किरण लिखा है। और किरण की जब बात की जाएगी तो एक कोई प्रकाश की किरण आ रही होगी ना, उसी की तो बात की जाएगी। लेकिन यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया पुंज। तो जरा समझो, जब बहुत सारी किरणें ऐसे आकर के एक बिंदु पर मिलती हैं या इकट्ठा होती हैं या केंद्रित होती हैं तो वह प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज। समझ में आ रही है ना बात? इसलिए यहां लिखा गया तथा प्रकाश किरणों के पुंज को, यानी बहुत सारी किरणें हैं, देखो कि नहीं है, पुंज को प्रकाश पुंज कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, अब देखो सारी किरणें आ रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, कि नहीं हो रही हैं? तो प्रकाश पुंज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और भैया प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, यह भी समझ लीजिए। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रकाश पुंज के प्रकार। हेडिंग अब हमारी क्या रहेगी? प्रकाश पुंज के प्रकार। अगली हेडिंग डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई। अगर जो अब आपसे कोई पूछे कि किरण किसे कहते हैं, किरण से क्या तात्पर्य है, किरण को समझाइए, ठीक है, किरण क्या है ना, तो आप सीधे कहेंगे जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को, भाई प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के पुंज को प्रकाश पुंज कहते हैं। समझो यहां पर एक चीज और, यहां पर आया है शब्द पथ। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता होता कि नहीं होता है? अब देखो समझिए, जैसे मान लिया प्रकाश किरणें आ रही हैं तो भैया आप जैसे आप ही है, घर से विद्यालय आते कि नहीं आते हो? तो एक रास्ते पर चलते हुए आते हो, एक आपका रास्ता निर्धारित है। अब आप थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा आए हो, लेकिन प्रकाश का सिस्टम क्या है? वो सीधे चलता है, चलता कि नहीं चलता है? तो आप तो टेढ़ा बेढ़ा आए हो ना भैया, लेकिन आए तो रास्ते पर ही हो। तो वैसे ही प्रकाश जहां से गुजरेगा वही उसका क्या बन जाता है? रास्ता बन जाता है, यानी पथ बन जाता है। क्लियर हुआ? तो आपको पथ शब्द भी मैंने समझा दिया, पुंज भी समझा दिया, गमन मतलब चलना होता है, पारदर्शी मैंने आपको पहले समझा ही रखा है। क्लियर हो गई ना डेफिनेशन? ठीक है, आप घर पे जाकर के अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से लिखिए। ठीक है, देखो अभी इसका प्रभाव। अगली हेडिंग क्या है? प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार। आया है कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के होते हैं आपके प्रकाश पुंज। नंबर 1 पर है अभिसारी। ध्यान से समझिएगा, पहला प्रकाश पुंज क्या रहेगा? अभिसारी। अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज।
क्लियर, पहला है। दूसरा आपका हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। क्या हो जाएगा? अपसारी। देखो अभी इन चीजों को मैं समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझिए आप यहां पर। अगला आपका है अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा भैया आपका है समांतर प्रकाश पुंज। तीसरा क्या हो जाएगा? समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। क्लियर हुआ? अब आपसे पूछे कोई कि कितने प्रकार के होते हैं प्रकाश पुंज, तो तुरंत बताओ कि भैया पहला होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। अब इनको हमको एक एक करके इनको हमको क्या कर लेना है? समझ लेना है। सारी समस्या यहीं पर समाप्त। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्लियर हुआ? अब देखो भैया, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें या फिर जब प्रकाश की बहुत सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर क्या हो? एकत्रित हो। एक बिंदु पर क्या हो? एकत्रित हो जाएं, तो ऐसा पुंज अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की समस्त, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्लियर हुआ? अभिसारी प्रकाश पुंज जब प्रकाश की समस्त, यानी समस्त मतलब जितनी, बहुत सारी है ना, समस्त प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये बहुत प्रकाश की किरण एक ये आई और एक ये, एक सीधी समानांतर आ रही है, फिर ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आके एक बिंदु पर क्या हो जाएं? एकत्रित हो रही हैं। देखो हो रही है एकत्रित। ऐसे प्रकाश पुंज को या ऐसे प्रकाश समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यह समझ में आ गया? अब हमारी दूसरी हेडिंग रहेगी। देखो एक चीज, बच्चे अभिसारी और अपसारी में कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए दूसरी हेडिंग, अभिसारी की जगह पर कर देना है अपसारी। क्या कर देना है? अपसारी। देखो जरा, कुछ ज्यादा अंतर हुआ है हेडिंग में? नहीं, बस हमने क्या किया है, अभिसारी की जगह पर अपसारी प्रकाश पुंज लिख दिया। लिख दिया। अब देखिए, अगर जिन जिन बच्चों को अभिसारी समझ में आया है तो अपसारी समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए समझाते हैं। देखिए, अभिसारी का जस्ट उल्टा अपसारी होता है। इसमें आपको डिफिनेशन में लिखना है, जब समस्त प्रकाश की किरणें, जब समस्त प्रकाश किरणें एक बिंदु से आती हुई
प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो ऐसे प्रकाश समूह को अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। देखो भैया, डिफिनीशन में साफ साफ ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब समस्त प्रकाश किरणें एक बिंदु से आ रही हो, मेरी बात समझो, समझो मेरी बात। जैसे मान लिया, एक एग्जांपल के द्वारा समझिए, जैसे आप मान लिया विद्यालय में इकट्ठा हो, सब सभी बच्चे हैं कि नहीं है, इकट्ठा हो कि नहीं हो, एक बिंदु पर हो कि नहीं हो ना, सभी लोग तो विद्यालय में हैं। फिर जब छुट्टी होती है तो एक बिंदु से आप अलग अलग रास्ते होते हुए कहां पहुंच गए, घर पहुंच गए ना। अरे आप अपसारी बन गए, अपसारी, क्योंकि आप फैल गए, पसारी पसर गए। अब आपको यहां पर यही बात याद रखनी है कि पसारी आ जाए, पसारी यानी पसारी मतलब फैलाना। तो समझ जाओ कि प्रकाश की किरण एक बिंदु से कई सारे दिशाओं में फैल रही है। क्या हो रही है? आपको क्लियर हो गया अपसारी प्रकाशपुंज? हो गया कि नहीं हो गया? यानी आप एक बिंदु से क्या हो रहे हैं? कभी कभी क्या होता है, घर में एक ही दिन में कई सारी शादियां हो जाती, कई सारे कार्ड आ जाते हैं। अब घर में 10 लोग हैं तो पापा बोलेंगे तो घर का मुखिया होगा, अरे तुम उधर चले जाना, तुम उधर चले जाना, तुम फलाने के यहां चले जाना। यानी वो पसार रहा है लोगों की, सब जगह जाओ खाओ। और कहां से? एक बिंदु से। एक बिंदु कौन है? घर है। अब वहां से आप लोग निकलना स्टार्ट करेंगे और जहां जहां कार्ड होगा वहां वहां जो है पहुंचेंगे। आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? और वहीं अभिसारी में उल्टा है, जब बारात में खूब कस के खा लोगे सब जगह, तो वहां से वापस तो भी घर आओगे, आओगे कि नहीं आओगे? यानी आप क्या कर रहे हो? इकट्ठा हो रहे हो, फिर से इकट्ठा हो रहे हो ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अभिसारी। होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? वैसे ही आप स्कूल जब आते हो तो आप अभिसारी हो रहे हो, इकट्ठा हो रहे हो, और छुट्टी के बाद जब घर जाते हो तो अपसारी हो रहे हो। अब अगली हेडिंग हमारी तीसरी हेडिंग है हमारी क्या? समांतर प्रकाशपुंज। बहुत ही सिंपल है तीसरी हेडिंग। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या? समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ऐसे प्रकाश समूह को समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। डिफिनेशन एक बार फिर से क्लियर करता हूं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर मतलब समझते हो? जैसे दो व्यक्ति हों और वो सीधे रेखा में चल रहे हों, बराबर सीधी रेखा में चल रहे हों, तो वो एक दूसरे की क्या है? पैरेलल हैं, समांतर हैं। बात समझ में आ रही? अब वो चाहे 2 चल रहे हों चाहे 10 चल रहे हों, उसी प्रकार चाहे 2 किरणें एक साथ चल रही हों बराबर सीधी रेखा में, चाहे 10 किरणें चल रही हों, वो क्या कहलाएंगी? समांतर किरणें कहलाएंगी। जैसे एग्जांपल में आप यहां पर एक मैं इमेज बना देता हूं।
एक ये किरण हो गई, एक ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई, चौथी हो गई। मैं 4 किरण यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर आप देखो, ये सीधे सब एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही दिशा में क्या हो रही हैं, जा रही हैं। जा रही कि नहीं जा रही हैं? तो ऐसे प्रकाश की किरणों को हम क्या कहेंगे, समांतर प्रकाशपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर प्रकाशपुंज कहेंगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट? जितना भी समझाया गया है आपको आज की क्लास में, यस या नो?